आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है संक्रमण, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ ने इस कहानी के द्वारा पिता, माता और पुत्र की वेदना का अत्यंत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सर्वप्रथम बयान जो है पिता का है, उसके बाद पुत्र का और उसके बाद माता का। तो एक एक करके हम तीनों का बयान पढ़ेंगे, तीनों की आप बीती जिसका वर्णन उन्होंने अपनी इस कहानी में किया है, जो हर परिवार की व्यथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्रमण। एक बयान पिता का। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर के दे दूं, यह घर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदा हूँ इसलिए देख देख कर कुड़ता रहता हूँ। इससे अच्छा होता कि मर जाता, या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन लेते, वही ठीक रहता। ना अपनी आंख से देखता, ना अफसोस होता। मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे कट गई। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाप मरे थे तो पूरा 1,500 का कर्ज छोड़ कर मरे थे, और यह आज से 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने में का 1,500 आज के 1.5 लाख से कम ना समझो। लेकिन मैंने तो एक एक पाई चुका। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें भी छोड़ाया। जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की। मानता हूँ लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था। लेकिन आज उसकी बेटे बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फूल कर कुप्पा हो रही है, पूरी सेठानी लगती है। मकान तो अपना ही है और बिजली फ्री सो अलग, जितना चाहो जलाओ। 3-3 कूलर चलते हैं गर्मियों में, और जाड़ों में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी होती है। 2-2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। शादी हुई थी तो एक साइकिल भी नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं भगवान जिसको देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बाबू के बनने के बाद माँ 10 साल तक और जी। कभी साल 2 साल में 10-5 दिनों के लिए बड़े भाई के यहाँ गई हूँ तो गई हूँ, पर वो प्रायः मेरे ही पास रही। क्या मजाल की कभी काने पहनने की कोई तकलीफ हुई हो। जब तक जी साल में एक जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा 1 पाव दूध ऊपर से उनका बंधा था। जब जब बीमार पड़ी हमेशा डॉक्टरी इलाज कराया, और वह भी एलोपैथी। यह नहीं कि 4 आने की होम्योपैथी की या वैद्य जी की पुड़िया मंगवा कर खिला दी। मरने से पहले पूरे 1 महीने अस्पताल में भर्ती रही। बीवी के जेवर तक गिरवी हो गए थे। 1,500 लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। बोतल खून, ग्लूकोज 100 अलग चढ़ा, मगर कैंसर का इलाज तक तो आज तक निकला नहीं। उस जमाने में भला क्या होता, चाहता तो यहीं रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं। कानपुर ले गए गंगा जी। पूरी मोटर गाड़ी किराए पर की थी। 50 की 55 आदमी साथ गए थे। दाह संस्कार के लिए सबको चाय पानी भी कराया। वहां लौट कर 10वां 13वीं की ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी। 1 साल बाद बरसी की, जिसमें 100 आदमियों से कम ने क्या खाया होगा। कहने के तो बड़े भाई भी थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी, लेकिन क्या मजाल की एक ढेला खर्च किया हो, जबकि तनख्वाह मुझसे दूनी थी। नहीं तो ड्योढ़ी तो जरूरी होगी। घर का ख्याल उन्होंने बाबू के जिंदा रहते नहीं किया, तो माँ के मरने पर क्या करते। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए थे। बाबू तब रिटायर हो चुके थे। कुंवारी बहन थी जवान, लेकिन बाबू की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने एक जबान नहीं कहा कि घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, बल्कि भाभी के दहेज का सारा सामान, जेवर, गहना, कपड़ा लत्ता, बर्तन भांडा, एक एक चीज गिनाकर सहेजवा दी। माँ जरूर कुछ रोई हुई थी, लेकिन बाबू ने उन्हें डपट दिया। अरे जिस आदमी को अपनी तरफ से माँ बाप का ख्याल नहीं, उस पर रोने धोने का क्या असर पड़ेगा। मैं भी जिंदा हूँ, एक लड़का अभी और है। यूं तो तुम ना विधवा ही हो ना निपूती हो, काहे की चिंता तुमको। माँ चुप हो गई। बड़े भाई ने झुककर माँ और बाबू के पैर छुए और सामान से लदे ट्रक पर बैठकर चले गए। क्या मजाल कि बाबू ने कभी उनका नाम लिया हो पलटकर। मैं तो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था। बाबू की पेंशन से घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत पड़ने लगी तो वह एक दुकान पर मुनीमगिरी करने लगे। मैंने भी ट्यूशनें शुरू कर दी, तब कहीं जाकर घर का खर्चा चल पाया। मैं एमए में था कि बाबू अचानक चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा और रात होते होते प्राण त्याग दिए। पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और ट्यूशन पढ़ाने लगा। सुबह निकलता तो रात 10 बजे लौटता। 6-6, 7-7 ट्यूशनें एक वक्त में पढ़ाता था।
जवानी तो इसी तरह कट गई। अरे जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। बाबू रेलवे में मामूली नौकर थे, तनख्वाह ही इतनी नहीं थी कि अल्ले तल्ले होता। स्कूल जाते समय माँ बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम होता है कभी जाना ही नहीं। बस कभी चौथे छठे पैसे की अधन्ना मिल गया, उसी को गनीमत समझा, नहीं तो खाली हाथ हिलाते कंधे पर बस्ता लादे चले जा रहे हैं। शुरू में पाठशाला में पढ़ा, नंगे पांव, बगल में तख्ती और हाथ में बुदक्का। उसके बाद स्कूल जाने लगा। 2 मील से क्या कम रहा होगा, मगर किसी सवारी की बात मन में कभी ना आई। हाँ, इंटर में पहुंचा तब जरूर डरते डरते माँ से कहा कि पिता से कहें एक साइकिल दिला दे, कॉलेज जाने में जरा थक जाता हूँ। और कॉलेज था भी खासा दूर। शुरू में तो पिता ने टाल दिया, लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, तो माँ के बार बार टोकने पर साइकिल खरीद दी, वह भी सेकंड हैंड, नीलामी वाली। तभी से कभी इकन्नी कभी दुअन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्च के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए। अब क्या क्या बताऊं। कपड़ों का यह हाल था कि हाई स्कूल तक घर के धुले बिना इस्त्री किए कपड़े पहनकर जाता था। ऊनी पैंट पहली बार बीए में पहुंचने पर पहनी, कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब पहना जब एमए में था और कन्वोकेशन में बीए की डिग्री लेने जाना था। तभी 1.5 रुपए की 20 आने के एक सड़ियल टाई खरीदी पहली बार, और बांधना तो आता नहीं था, एक लड़के से बंधवाकर गले में अटका ली। इस तरह तो जवानी कटी। लेकिन मैंने बच्चों का ख्याल शुरू से रखा, किसी तरह का कष्ट ना होने पाए। उन्हें साहबजादे की तरह हर जिद मैंने पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, टाई और हैट। एक बार मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे। एक दुकान पर जिद पकड़ ली कि फौजी सूट पहनेंगे, जिसमें सीटी और कंधे पर सितारे लगे होते हैं, बेल्ट और नकली पिस्तौल होती है। 100 की 150 का था, दिया खरीद। तीसरे दिन ही खोंच लगा लाए। पत्नी डांटने लगी। मैंने कहा जाने दो, बच्चा ही तो है, क्या समझेगा अभी। शुरू से ही अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया, घर पर मास्टर लगाया, सो अलग। क्या मजाल खाने पीने में कहीं कोताही की हो। घी, दूध, मक्खन, अंडा, जैम, जेली सब भैया, इससे ब्रेड खा लो बेटे, उससे खा लो। बेटे ने कहा गाना गाकर खिलाओ तो गाना गा के खिलाया। बेटे ने कहा मुर्गा बनकर खिलाओ तो मुर्गा बन के खिलाया। बेटे जैसा खाए, जैसा खुश रहे। केजी में भर्ती कराया, तभी से सवारी, पहले रिक्शा, फिर स्कूल बस, उसके बाद साइकिल। मुश्किल से 2-4 साल चली होगी कि स्कूटर की डिमांड आ गई। 9वीं की 10वीं में पढ़ रहे थे उस वक्त। बहुत समझाया कि 1-2 साल साइकिल और चला लो तब ले देंगे, मगर नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, वह भी बजाज। चलाओ भाई, काहे को कोई साथ रह जाए। दी लाकर 3000 की कितना ब्लैक भरा। मुश्किल से 2 साल चलाया होगा कि बोले मोटरसाइकिल लेंगे। क्यों भाई, स्कूटर में क्या हो गया। कुछ नहीं, नहीं पसंद है। तबीयत तो आई कि एक कटाप दो खींच कर, लेकिन चुप रह गए। जवान लड़के पर हाथ भी तो नहीं चला सकते। ठीक है, लो भैया मोटरसाइकिल ले लो। जेब खर्च तो जब से रुपया पहचानना शुरू किया तभी से उन्होंने लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो 3-4 दर्जे तक चवन्नी अठन्नी, उसके बाद रुपया, और 8वीं की 9 में तो जो चाहा माँ से झटक लिया, कभी 5 कभी 10। और बीए में तो बकायदा बैंक अकाउंट खुलवा दिया साहबजादे कि अब बड़े हो गए हैं, हिसाब किताब रखना, रुपया निकालना, जमा करना सब सीख लें। कपड़ों का यह हाल कि 8वें दर्जे तक तो स्कूल की ड्रेस चली। 2-2 जोड़ी जूते, एक रेगुलर काले रोज के लिए, दूसरे सफेद पीटी शू। उसके बाद तो फिर 9वीं में पहुंचे कि आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने हैं, वह भी मामूली नहीं, बाटा या लिबर्टी के। अरे यह भी नहीं कि 1-1 जोड़ी, 2-2 3-3। और गर्ज यह है कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी तरह की कमी का एहसास ना हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं। शादी होनी थी सो मैंने कर दी। भगवान की दया से एक बच्चा भी है, लेकिन चाल ढाल अभी भी वही है। कभी मर्जी आई तो 1000-1200 रुपये घर में दिए, नहीं तो उनकी बला से। उनको तो 2 वक्त का खाना चाहिए बस, घर क्या हुआ होटल ठहरा। 9 बजे से पहले कभी सोकर उठेंगे नहीं, उठते ही बेड टी और अखबार। उसके बाद साहब बाथरूम में कंघा, शीशा, क्रीम, पाउडर सब अंदर निपटा कर निकलेंगे। और निकलते ही कपड़े कहाँ हैं, जूते किधर हैं, और साहब तैयार, लाइए खाना दीजिए। घोड़ा तक रातीब खाता है तो आराम से जुगाली करके खाता है, लेकिन यहाँ एक निगाह थाली पर, दूसरी घड़ी पर,
जो ठूसते बना पेट में ठूसा और जूता चरमराते बाहर गैलरी में। मोटरसाइकिल की गद्दी के नीचे से कपड़ा निकालकर एक हाथ इधर मारा, एक हाथ उधर। उसके बाद साहब घोड़े पर सवार भट्ट भट्ट और साहब 1 2 3। अब रात में लौटेंगे 10 की 11 बजे। कितनी बार कहा कि भाई दफ्तर से एक बार घर आ जाया करो, फिर भले चले जाओ। आजकल का जमाना देखो, खुलेआम दिन दहाड़े लूट मार के केस होते रहते हैं। एक्सीडेंट का ये हाल है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि 2-4 मौतें ना हों। दिमाग में तरह तरह के डर बने रहते हैं। और फिर मेरी बात एक बार छोड़ भी दो, कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का तो ख्याल करो। 2.5 साल का है और बाप की शक्ल देखने को तरसता रहता है। जब पूछो पापा कहाँ है, कहेगा ऑफिस गए हैं। ऑफिस ना हो गया साला जेल हो गया, बिना जमानत के छूटे बेचारे आए कहाँ से। मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में कट गई। बीवी बच्चों को मेरे बाद परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए रिटायर होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाया। दिन दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े, चेहरा काला पड़ गया। बालू, मोरंग, मिट्टी, ईटा, चूना, लोहा, लकड़ी, कभी कुछ तो कहीं कुछ। चले जा रहे हैं भागे, क्या भूख क्या प्यास। शरीर आधा रह गया था। क्या मजाल की साहब कहीं चले जाएं, क्रीज ना बिगड़ जाए पतलून की। कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना लगा दिया। ठीक है भाई, मैं हूं ना भाग दौड़ करने के लिए, तुमको क्या जरूरत है। तुमको अलग कमरा चाहिए रहने के लिए, लो ले लो अलग कमरा। मकान बना ही इसलिए है, तुम ही लोगों का है। लेकिन भाई मकान की देख रेख मांगता है कि नहीं। अब 10 साल हो गए बने हुए। फिर आजकल सारा सामान तो 2 नंबर का मिलता है, सीमेंट तक 2 नंबर की, मोरंग में मिट्टी, बालू में कचरा। सो भाई टूट फूट तो लगेगी ही। अब यह जीने के नीचे जो प्लास्टर निकल रहा है, अभी 1 महीने तक बित्ता भर उखड़ा था, अब 1 हाथ हो गया है। अब मुझसे में बुढ़ापे में तो कुछ होता नहीं है। कितनी बार कहा कि किसी दिन चले जाओ, बाजार से एक राज और मजूर पकड़ लाओ, बोरी 2 बोरी सीमेंट बालू जो लगे वह ले आओ, जहाँ टूट फूट है ठीक करा लो। लेकिन नहीं, साहब बहादुर ने इस कान से सुना और उस कान से बाहर। चलो भाई माना इसमें कुछ मेहनत पड़ेगी कि 1 आध दिन वक्त लगेगा, फाटक में ताला मारने में तो मेहनत नहीं लगती। लेकिन नहीं, यह भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से पी पी पौ पौ करेंगे और कोई जाकर फाटक खोले तो साहब बहादुर फट फट करते मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अंदर घुसे। गैलरी से सीधे पोर्टिको में जाकर रुकेंगे, जिसकी गरज हो फाटक बंद करे। 2-1 बार तो रात भर ताला खुला पड़ा रहा। गनीमत है कि कोई कुछ उठाकर नहीं ले गया। और फाटक तो फाटक, 1 बार तो कमरे का दरवाजा तक रात भर खुला पड़ा रहा। मैं सुबह चिड़ियों को दाना देने उठा तो देखता क्या हूँ कि कबूतर डैनों की तरह दोनों पल्ले खुले पड़े हैं। मैं तो समझा आज लंबी चोरी हो गई, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि कुछ गया नहीं। पानी की मोटर तो कितनी बार रात रात भर चलती रही, पूरे आंगन में पानी पानी हो गया। यही हाल पंखा बिजली का है। चल रहा है तो पंखा चल रहा है, जल रही है तो बत्ती जल रही है। कोई वहां बैठा है या नहीं, इससे क्या मतलब। कूलर तो गर्मियों में 24 घंटे चलता है। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि साहब बहादुर बीवी बच्चे समेत सिनेमा गए और कूलर चलता छोड़ गए। बाहर से कमरे में ताला, सो यह भी नहीं कि कोई और बंद कर दे। क्यों भाई, यह कूलर क्यों चलता छोड़ गए, मैंने पूछा तो बोले बंद कमरा गर्म हो जाता है। फिर कौन घंटा भर इंतजार करे ठंडा होने का। ठीक है भाई, जो तुम कहो सो ठीक, कौन बहस करे तुमसे। मैं तो ये जानता हूँ कि आधी जिंदगी बिना कूलर के काटी है। बिजली ही नहीं थी, घर में कूलर कहाँ से होता। और अब भी कूलर फूलर से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मजे से खरहरी चारपाई पर पानी छिड़क कर सोता हूँ। बस कलह यह होती है कि बिला वजह बिजली का तिगुना चौगुना बिल भरा जाता है, वह भी टाइम से आता है कहाँ है। अब पिछली बार क्या हुआ, पूरे साल का बिल 12,000 का बनाकर भेज दिया। मैंने कहा कि ठीक करा लो नहीं तो बत्ती कट जाएगी। बोले इसमें NR लिखा है, यानी रीडिंग के बिना ही बिल आ गया, इसलिए बिजली नहीं कटेगी। एक आदमी से कह दिया अगली बार ठीक होकर आ जाएगा, लेकिन अगली बार आया 17,000 का। मैंने सोचा इस तरह तो घर की कुड़की हो जाएगी। गया इस बुढ़ापे में बिजली कंपनी, घंटों लाइन में खड़ा रहा, धक्के खाए। इस बाबू के पास नहीं उस बाबू के पास जाइए, जेई साहब से मिलिए, जेई साहब से कि कूलर का फूल हो गए। सुबह गए तो शाम को आइए, शाम को गए तो कल आइए। किस्सा को था 10-15 दिन की भाग दौड़ के बाद 9,500 का बिल बना। वह तो 10,000 का एक फिक्स पड़ा था, उसे तुड़वा कर भरा, नहीं तो बिजली ही कट जाती। बिजली तो बिजली, नल तक खुला पड़ा रहता है। बेसिन में हाथ धोया, नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है साहब। जब तक टंकी खाली नहीं हो जाती बहेगा। किचन का नल तो 1 महीने से बह रहा है।
टोटी की चूड़ियाँ मर गई हैं, सो इस्तेमाल के बाद उसमें कपड़ा बांध दिया। अब लाख कपड़ा बांधो, पानी की धार रुकेगी? यह नहीं होता कि एक नई टोटी खरीद लाएं और रिंच लेके बदल दें। बेत की कुर्सियों में कीले निकल आई हैं, जो बैठता है उसके कपड़े फट जाते हैं। फटना मंजूर है कपड़ों का, यह नहीं होगा कि प्लास लेकर सारी कीले निकाल कर फेंक दे और उसकी जगह तार से कसकर बांध दे। छैनी, हथौड़ी, रिंच, प्लास, पेचकस सब लाकर मैंने रखे थे, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं। वक्त पर कोई चीज मांगो तो मिलेगी नहीं। आखिर ढूंढ ढांड कर सब औजार बक्से में बंद करके रखे, तब जाकर कहीं बचे। अरे कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे घर में, लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर, वह भी इसलिए कि रोज बंद होता है, बाकी तालों का पता नहीं। 2-4 तो मुझे कबाड़ में पड़े मिले। मैंने पूछा कुंजी कहाँ है इनकी, तो जवाब मिला यह तो ऐसे ही कितने दिनों से बिना कुंजियों के पड़े हैं। बहुत हल्ला किया मैंने, लेकिन कुंजी ढूंढे नहीं मिली। आखिर ताले वाले के पास ले जाकर नई कुंजियां बनवाई। मुश्किल से 5 रुपयों में सब ताले ठीक हो गए, और नया ताला लेने जाओ तो 30 रुपए से कम में ना आएगा। मगर यहाँ एक बार कह दिया गया ताले खराब तो हो गए, फेंको सबको, जरूरत पड़ेगी तो फिर नए आ जाएंगे, पैसा बर्बाद हो तो हो। ताले तो ताले, सिलाई मशीन पड़ी जंग खा रही है। 10-15 साल से ज्यादा नहीं हुएंगे खरीदे, किस्तों पर ली थी मैंने गुड़िया को सिखाने के लिए। उसकी शादी हुई तो मैंने कहा दे दो उसको, ले जाए अपने साथ, लेकिन सबने मना कर दिया। काहे को दे दें, इतना दहेज तो दिया है। मशीन की बात तय थी, क्या पहले से जो दे दें, घर में रहेगी तो काम आएगी। सो यह काम आ रही है। 25 बार मैंने कहा ले जाकर दुकान पर दे दो, ठीक हो जाएगी, लेकिन फुर्सत किसे है। जरा सा लिहाफ का खोल सिलवाना है, खिड़की दरवाजे के पर्दे बनने हैं, सोफे के तकिए के खोल सिले जाने हैं। चला जा रहा है सब कुछ दर्जी के यहाँ। दुगने तिगने दाम वसूल रहा है वह, लेकिन यहाँ किसको कलक है। यहाँ तो बरतने व्यापारने वाली चीजों का हाल है। अब सुनिए खाने पीने की चीजों के बारे में। महीने भर के राशन की लिस्ट बनिए के यहाँ चली जाती है। वह जैसा उसकी समझ में आता है घर पर दे जाता है। तौल में तो पूरा होता ही नहीं, क्वालिटी भी जो उसके पास है वही तो मिलेगी। चावल पुराने की जगह नया दे जाएगा। 10 मरतबा टोको कि भाई इसे वापस भिजवा कर बदलवा दो, तब कहीं बदलेगा। लेकिन इस बीच आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका होगा। मंजन मंगाओ, कॉलगेट देगा, लेकिन लोकल मेड। साथ में प्लास्टिक का एक सड़ियल बग पकड़ा जाएगा और इसको साथ बोलेगा फ्री गिफ्ट है भाई ले लो। अब एक तो गिफ्ट किसी की मसरफ नहीं, और मसरफ का हो भी तो क्या गिफ्ट के लिए सामान घटिया ले लिया जाए क्या। मेरे हाथों जब तक राशन आया, बाजार के मिल का आटा कभी नहीं खाया। देख पसंद करके बढ़िया गेहूं के 68 की किसी और अच्छे क्वालिटी का लाता था मैं। माँ के जमाने में तो खैर बाकायदा गेहूं धोया जाता था, लेकिन बिनने परचने का काम उसके बाद तक चला है। इंटर में पढ़ता था तब कंधे पर बोरी रखकर पिसाने ले जाता था, उसके बाद साइकिल पर। पिता की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं आँख के सामने पिसे। सो खड़ा रहता मैं चक्की के पास। लेकिन जब से साहबजादे राशन लाने लगे हैं, तब से गेहूं देखने को आंखें तरस गईं। पिसा आटा आता है बोरी में बंद, पता नहीं साला कितने दिनों पुराना हो। पिसने से पहले मशीनों में सब सत खींच लिया जाता है गेहूं का, तभी तो चमड़े जैसी रोटी बनती है। लेकिन कौन समझाए भाई। एक बार कहा तो बोले आप खाली बैठे तो रहते हैं, रिक्शे पर लदवा कर ले आया कीजिए गेहूं, माँ साफ कर दिया करेगी, पिसा लाया कीजिएगा। मैं चुप रह गया। सब्जी का यह हाल है कि दरवाजे पर बिकने आ गई तो ले ली, सड़ी हो या गली, दाम ज्यादा सो अलग। लेकिन साहब बहादुर इतनी तकलीफ गवारा नहीं करते कि बाजार से जाकर ले आए। अरे भाई कौन रोज रोज जाए, घर में फ्रिज है ही, चलता भी तो 12 महीना है। सो एक बार जाकर 3-4 दिनों के लिए लाकर रख दो। ताजा सब्जी, दाल और गरम गरम फुलके घर के पिसे आटे के, उनकी तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन नहीं साहब, किसी को फुर्सत हो तब ना। भला से किसी के पेट में दर्द हो, अपच हो कि अफरन, पेचिश हो कि डायरिया, खाने पीने का जो ढंग है वही रहेगा। बीमार जिसको पड़ना हो पड़े, इलाज कराए भुगते। एक ही हमारा टीवी आ गया, जिसको देखो वही उससे चिपका है। दाल चूल्हे पर चढ़ी है, कुकर की सीटी की आवाज कानों में पड़ गई तो उठकर गैस धीमी कर दी, नहीं तो दाल जल रही है तो जले, दूध उबल रहा है तो उबले। घर की सफाई का तो यह आलम है कि पूरे घर में मकड़ी के जाले हैं। छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही हैं, जहां देखो कॉकरोच टहल रहे हैं, झिंगुर फुदक रहे हैं। मक्खी मच्छर का तो खैर घर का हिस्सा बन ही गए हैं। महरी आती है, फर्श पर झाड़ू लगाकर चली जाती है, गंदे संदे पानी से पूछा मारकर। लेकिन भाई फर्श ही तो घर नहीं है, दीवारें और छतें भी तो हैं, वे भी तो सफाई मांगती है। ना सही रोज, हफ्ते में एक दिन तो सही। बॉस में ब्रश बांधकर सारे घर के जाले साफ कर डालो, फिनाइल डालकर सारा घर पोंछ डालो।
वह क्या होता है? डिजिटली की फिनेट छिड़क दो, घर घर की तरह लगने लगे। अरे अभी उस दिन टीवी दिखा रहा था, धूल में बड़े बड़े कीड़े होते हैं जिसे डस्ट माइट कहते हैं। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, दूरबीन से देखो तो दिखेंगे। मजे से सोफे की गद्दी के कवर को कुतर कुतर कर खा रहा था। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ देख के। इसलिए पहले 30 त्योहार, होली, दिवाली पर पूरे घर की लिपाई पुताई होती थी, लेकिन अब तो त्योहार के माने और गंदगी जमा होगी घर में। होली हुई तो फर्श और दीवारें सब रंग में पुती पड़ी हैं। दिवाली हुई तो जगह जगह दीवारों पर मोम चिपका है। 2-4 किलो पटाखों का कचरा फैला है। महीनों गंदगी जमा है। अब देखो बाथरूम के फ्लश की टंकी 3 महीने से चू रही है। जितनी देर सीट पर बैठो बगल में पानी टपका करता है। 10 मरतबा टोक चुका हूँ, किसी प्लम्बर को बुलाकर दिखा दो, ना हो तो नई टंकी लगवा लो। सीट पर बैठो तो सिर पर पानी टपकता है, दीवार में पानी भरता है, सो अलग, लेकिन फुर्सत किसे है? ठीक है भाई, जो हो रहा है होने दो। कौन मुझे अपने साथ ले जाना है? बरस 2 बरस की जिंदगी और रह गई है, किसी न किसी तरह कट ही जाएगी। दूसरा बयान है पुत्र का। पुत्र बयान देते हैं, पापा शर्तिया सठिया गए हैं। रिटायर होने के 6-8 महीने बाद तक तो ठीक रहे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी किसी पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी पर। सबसे ज्यादा नाराज तो मुझसे रहते हैं। शायद ही मेरी कोई बात उन्हें पसंद हो, जबकि आज तक मैंने कभी उनकी किसी भी बात पर, चाहे कितनी ही बुरी लगे, पलटकर जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ी नाराजगी तो उनकी इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधे घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, सड़कों पर लूट मार और कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि जल्दी आने से क्या बच जाऊंगा? एक्सीडेंट होना होगा तो होकर रहेगा, बल्कि देर से आने से एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। उस समय सड़कों पर ट्रैफिक का रश इतना नहीं रहता जितना ऑफिस छूटने के समय होता है। और रही लूट मार की बात, सो दिन दहाड़े होती है। रात में तो फिर लूटने वाला सोचेगा, अरे इस वक्त सन्नाटे में बेफिक्री से चला जा रहा है, इसके पास होगा ही क्या, जाने दो। वैसे भी आप ही बताइए, दफ्तर से सीधे आकर घर आकर करूँ क्या? इनकी झाड़ सुनूं, आटा पिसाऊं, सब्जी लाऊं? इसी में मेरी सारी जिंदगी बिता दी। दुनिया भर मिल का पिसा हुआ आटा खाती है। ISI ब्रांड बोरी में सील बंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन झक लड़ाए। कहते हैं आटा नुकसान करता है। मिलों में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत निकाल लिया जाता है, जिससे रोटी चमड़े की तरह हो जाती है, आंतों में चिपक जाती है, कई कई दिनों तक चिपकी रहती है। सारी दुनिया खा रही है, उनकी आंतों में तो नहीं चिपकती, इन्हीं की आंतों में चिपक जाती है। सब्जी दरवाजे से ली जाती है, उस पर भी नाराज। कहते हैं कि ठेले पर बासी सब्जी मिलती है। अब बताइए, भला ऐसा होने लगे कि 4-4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए तो बेचारे सब्जी वाले कर चुके धंधा। हाँ, मानता हूँ कि पिछली शाम की या सुबह की सब्जी हो सकती है, सो सारी दुनिया खाती है। अगर हमने खा लिया तो क्या हुआ? अब खेत से तोड़वा कर तो ला नहीं सकते। लेकिन नहीं, जिद है कि वक्त से घर लौटो। अब मैं कुछ कह दूं तो बुरा मान जाएंगे। खुद घंटों घंटों 12-12 बजे रात तक शर्मा अंकल के दरवाजे पर बैठे शतरंज खेला करते थे। भूल गए? 3-3, 4-4 बार तो बुलाने मैं जाता था, तब उठते थे। बिगड़ने लगते थे, सो अलग। और यही नहीं, माँ बताती है कि एक जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब थे, उनके घर पर पपलू की फ्लैश खिला करते थे। 2-1 बार तो पूरी तनख्वाह हार आए। कितनी बार तो पीकर लौटते थे, बिस्तर पर उल्टी कर देते। लेकिन अपना वक्त किसको याद रहता है। अब क्या क्या बताऊं। माँ तो यहाँ तक बताती है कि बरेली ट्रांसफर पर गए थे तो वहाँ बगल में कोई कपूर रहते थे, LIC एजेंट थे, उनकी पत्नी पर फिदा थे। जब देखो तब उनके यहाँ बैठे रहते, भाभी जी यह, भाभी जी वह। भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय के तो क्या कहने, आपके हाथ की तली पकौड़ियाँ, वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करते थे। कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला। BA MA तक सूट टाई नहीं पहनी, जैम जेली का नाम नहीं सुना। माँ यानी मेरी दादी बासी रोटी में नमक लगाकर दे देती थी, वही खाकर पढ़ने चले जाते थे। तो भाई आप ये ताना किसे मार रहे हैं? इसमें मेरा कसूर है क्या? सही बात तो यह है कि वह जमाना ही और था। उस समय में जैम जेली होती नहीं थी, खाते क्या? जीन्स की जैकेट का चलन था नहीं, सो पहनते कैसे? यही गनीमत है कि घर से खा पी कर जाते थे। ना सही उन्हीं पतलून सूती तो पहनते थे। और पहले पैदा हुए थे तो गुरुकुल में पड़े होते। लंबी सी चुटिया रखे, लंगोटी लगाए, हाथ में डंडा कमंडल लिए, घर घर भीख मांगकर आटा लाते, तब 2 रोटियां मिलती। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मकान बनवा दिया।
100 बार जता चुकी हैं। मेरा ख्याल है शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद भी इतनी बार यह बात ना दोहराई होगी। लेकिन भाई ठीक है, अगर आपको इससे संतोष मिलता है तो जाप कीजिए दिन भर इस बात का। लेकिन उनका महज यह मतलब नहीं है कि मकान बनवा दिया। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मकान बनवाकर मेरे ऊपर एहसान किया। अब अगर मैं पलटकर यह कह दूं कि मैंने कहा था मकान बनवाने के लिए, तो बिगड़ उठेंगे। बाबा तो किराए के मकान में रहते थे, वह तो नहीं बनवा गए आपके लिए, आपने बनवाया, ठीक किया। आप भी ना बनवाते तो मुझे जरूरत पड़ती तो बनवाता, और अगर ना बनवाया होता तो मकान आपने तो क्या सड़क पर तो नहीं रह रहे होते ना हम लोग। सारी दुनिया क्या आपने बनवाए मकान में रहती है। खैर, अब मकान बन गया है तो बन गया, गिर तो जाएगा नहीं। हाँ, 10 साल हो गया बने, तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो जरूर लगी रहती है। सो हर मकान में होती है। लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर कहीं उखड़ा देख लेंगे तो 100 बार टोकेंगे। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक में 25 बार उसका मुआयना करेंगे। यही नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बजाकर देखेंगे कि कहीं पोला तो नहीं पड़ रहा है। जिद पकड़ लेंगे कि मिस्त्री पकड़ कर लाओ, मजदूर पकड़ कर लाओ, फौरन ठीक कराओ। गोया दुनिया का सबसे जरूरी काम बालिश भर का यह प्लास्टर ठीक कराना ही है क्या मेरे लिए। इतनी फुर्ती है तो मैं समझता हूँ पुरातत्व विभाग वालों को भी नहीं है, जो ऐतिहासिक इमारत को ठीक कराते फिरे। चलिए साहब, यह तो प्लास्टर है कि जल्दी ठीक ना हुआ तो गिर जाएगा, और उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेंगी, परसों पूरी दीवार गिर पड़ेगी। लेकिन मकड़ी का जाला लगने से तो मकान नहीं गिर पड़ेगा। मगर नहीं साहब, किसी भी कोने अंतरे में जाला दिख गया तो पूरा मकान सिर पर उठा लेंगे। अब पत्नी भी क्या करे, सुबह उठते ही खटने लगती है। सबके लिए चाय बनाए, बच्चों की देखभाल करे, खाना पकाए, टिफिन तैयार करे, कपड़े धोए, कि बस बांस लिए जाला साफ करती फिरे। माँ से तो कह नहीं सकता, वह तो जैसे घटिया से मजबूर है। एक बार घर में एक चूहिया दिख गई, फिर क्या था, जिद पकड़ के बैठ गए, चूहेदानी खरीद कर लाओ। लाया भाई मैं, लेकिन 15 दिनों तक चूहिया पकड़ में नहीं आई। 16वें दिन चूहिया फंसी। अब समस्या यह है कि इसे छोड़ा कहाँ जाए। नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे पर छोड़ो तो झगड़ा करने लगे। आखिर मोटरसाइकिल पर चूहेदानी रखकर 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे जाकर छोड़ा। लेकिन दूसरे ही दिन फिर एक दूसरी चूहिया दिख गई। अब पता नहीं वही थी या दूसरी। मुझसे बोले कहाँ छोड़ा था, मैंने खींच कर कहा जहाँ छोड़ा था वहाँ छोड़ा था। आपकी पकड़ में आए तो आप खुद छोड़ाइएगा। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। शुरू में तो डंडा मारते फिरते थे, उस चक्कर में दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, रेयर, पूरे 8 रुपए 12 आने की लाया था। 25 रुपए मड़ाई दिए थे। छिपकली का तो पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। अब कौन इनको समझाए कि छिपकलियां इस देश में हैं तो हैं, ले जाने वाली तो है नहीं। खैर चलिए, मान लिया कि बहुत मेहनत करके छिपकली को आप भगा देंगे। लेकिन झिंगूर का क्या करेंगे, वह तो कमबख्त दिखाई भी नहीं देता, किसी दराज की सुराख में बैठा बोल रहा है। लेकिन उससे भी इनको शिकायत। अब कौन बताए इनको कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झिंगूर घुस चुका है। वह कौन थी, फर्स्ट लेडी, उस वक्त मैडम बुश की रिंगन। रात भर नींद नहीं आई उनको। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झिंगूर ढूंढने में जुटा। तब कहीं 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पकड़ में आया। सो इतना प्रबंध तो मैं कर नहीं सकता कि 150-200 आदमी झिंगूर को पकड़ने में लगा दूं। इधर कुछ दिनों से एक नया फिक्रा इजाद किया है। यह घर नहीं, कबाड़ खाना है। अरे भाई, कौन सा ऐसा घर है, वह भी हिंदुस्तान में, जहाँ 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना हो। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोले। टीन के एक बड़े से बक्से में पता नहीं क्या क्या भरे रखे हैं। नट, बोल्ट, कील, पेंच, तार, जाली, पुराने कब्जे, बिना ताले की चाबियां और ना जाने क्या क्या। सड़क पर चलते कहीं कोई लोहे का टुकड़ा, छड़ी, गोली, कुछ भी पड़ा दिख गया, उठाकर ले आए और अपने बक्से में बंद कर लेंगे, कभी काम आएगा। एक और बक्से में हर तरह के औजार रखे हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेकर रेंच, प्लास, छेनी, हथौड़ा। एक छोटी आरी भी ले आए कहीं से, उसे भी बंद कर दी है। एक बार सनकिया गए तो घर भर में खोजबीन कर 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से। कहने लगे इन तालों की चाबियां कहाँ हैं। अब चाबियां कहाँ से आए, बाबा आदम के जमाने के ताले, पता नहीं कब से खराब पड़े होंगे। लेकिन नहीं, जिद पकड़ लिए कि ताले घर में आए हैं तो उनकी चाबियां भी आई होंगी। अरे भाई, कौन कहता नहीं आई होंगी, लेकिन चीजें खोती भी तो हैं, कहीं खो गई होंगी। मगर जिद पकड़े रहे, एक तरफ से सबको हलकान कर डाला। पूरे 1 सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चला, लेकिन चाबियां नहीं मिलनी सी थी, सो नहीं मिली। मगर हार कहाँ मानने वाले, बाजार जाकर चाबी वाले से चाबियां बनवा कर लाए, तब जाकर कहीं चैन पड़ा।
तब से सारे ताले सहेजकर अपनी अलमारी में रखे। मशीन में तेल डालने वाली कुप्पी पा गए, कहीं के से उसमें कड़वा तेल भरे रखे हैं। हर छठे सातवें दिन सारे तालों में तेल डालकर उन्हें धूप दिखाते। यही नहीं, सारे खिड़की दरवाजों के कब्जों, सिटकनियों और कंडों में तेल डालते फिरते हैं। जो भी दरवाजा खुलता है उसके कपड़ों में तेल लग जाता है। मगर किसकी मजाल जो इनसे कुछ कह दे। कहे तो सुनने की, सिर पर नहीं उठा ले जाऊंगा मैं, मरूंगा तो सब यहीं छोड़ के जाऊंगा। तब जो समझ में आए करना, मुझसे अपनी आंखों से तो बर्बादी देखी नहीं जाती, इसलिए हलकान होता रहता हूँ। सो भाई, किसी ने कहा आपसे हलकान होने को? जब इस बात का एहसास है कि सिर पर उठाकर नहीं ले जाओगे तो क्यों फंसे हो इस माया मोह में? भगवान भजन में मन लगाओ ना, सुबह शाम 2 घंटे रामायण गीता पाठ किया करो। मगर नहीं, रात रात भर उठकर टहलते हैं। हर खिड़की दरवाजा ठोक बजाकर देखते हैं कि बंद है कि नहीं। कभी कोई दरवाजा खुला रह गया तो दूसरे दिन सुबह सुबह सारा घर सिर पर उठा लेंगे कि चोरी हो जाती तो। अब उनसे कौन बहस करे कि आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं होती। आजकल चोर डाकू पूरी योजना बनाकर कॉल बेल बजाकर शान से आते हैं, सीने पर पिस्तौल रखकर सामान ले जाते हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, इस कॉलोनी में रात के 11 भी नहीं बजे होंगे, भसीन साहब के यहाँ डकैती पड़ी थी। डाकू पूरी ट्रक के साथ लेकर आए थे। रात भर सामान लगता रहा। सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट करके चले गए। भसीन साहब पूरे परिवार सहित घर में थे। सबको रस्सियों से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। सुबह जब महरी आई तब चिल्लो पहुंची, लेकिन इनको कौन समझाए। इनको तो बस चले तो रोशनदान तक में ताला डलवा दे। इधर पिछले कुछ दिनों से चिड़िया चुगाने की आदत डाली है। सुबह उठते ही रसोई में घुस जाएंगे, रोटी वाला डिब्बा खोलकर उससे रोटी निकालकर मीस कर पूरे लॉन और गैलरी में फैला देंगे कि चिड़िया आकर खाएगी। चलिए भाई, खिलाइए रोटी। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन इसमें भी फजीहत। रोटी अगर 1 से ज़्यादा बची हो तो यह कि इतनी सारी रोटियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, और अगर 1 भी ना बची हो तो चिड़ियों को खिलाने तक के लिए रोटी नहीं बचती। अब बताइए साहब, इसका कोई इलाज है? इसी को कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी मुझको तो मीन में एक निकालनी ही है। तुम जो भी करो। आखिर हार कर इनकी झाएं झाएं बंद करने की गरज से मैंने पत्नी से कहा कि 1 रोटी कटोरदान में छोड़कर बाकी किसी बर्तन में छिपाकर फ्रिज में रख दिया करो। मगर साहब, इनकी निगाह से कहाँ चीजें बचने वाली हैं। यह तो सुबह उठते ही जैसे सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं। आखिर एक दिन फ्रिज में छिपाकर रखी गई रोटियां इन्हें दिख ही गई। अब यह शिकायत तो पीछे पड़ गई कि इतनी रोटियां क्यों बची। नई शिकायत पैदा हो गई कि मुझसे बात छिपाई क्यों, ताकि मैं कुछ खाया हूं नहीं। चाहे जितना तुम लोग बर्बाद करो, पेट काट काट कर मैंने गृहस्थी जोड़ी है। उड़ाओ सब मिलकर, लुटाओ दोनों हाथों से, फूंक डालो सब कुछ। अजब अजब आदतें बना ली है। कपड़े लत्ते की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फटी तहमत पहने नंगे बदन बाहर बरामदे में बैठे रहते हैं और इसी तरह सौदा लेने चले जाएंगे। कुछ कहो तो कहेंगे गांधी जी भी तो लंगोटी पहनते थे, उन पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। वही पहने पहने विलायत गए थे, वहां के राजा के साथ बैठकर खाना खाया था। अब कीजिए बहस, कर सकते हैं। गर्मी भर तो 2-2 कूलर चलते हैं, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर खुले में लेटेंगे। वह भी बांध की चारपाई पर। 3-3 फोल्डिंग है घर में, लेकिन उस पर नहीं लेटेंगे। बांध की चारपाई पर लेटेंगे, वह भी बिना कुछ बिछाए। पानी में भिगोकर नंगे बदन पड़े रहेंगे। कोई देखे तो यही कहेगा ना कि घर का नौकर होगा, तभी तो बेचारा बिना बिस्तर के पड़ा है। एक और खब्त सवार रहती है, बिजली बेकार ना हो भाई। इसमें कौन असहमत है? हो सकता है। यह तो सरकार भी कहती है, रेडियो दूरदर्शन पर विज्ञापन आते हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आदमी बेडरूम से टॉयलेट जाए तो बत्ती पंखा बंद करके जाए, कि घंटी बजने पर बाहर निकलकर देखने जाए तो कमरे की बत्ती गुल करके जाए। लेकिन इनका यही मतलब है, 1 सेकंड भी बत्ती बेकार ना चले। किचन में दाल चढ़ाकर पकाने वाला या पकाने वाली बाहर कमरे में सब्जी काटने बैठे तो वहां की बत्ती गुल कर। फिर चाहे बिल्ली टहले या छछुंदर, बाथरूम की बत्ती खुली देखेंगे तो दरवाजा खोलकर झांकने लगेंगे कि कोई अंदर है या नहीं, या ऐसे ही बत्ती जल रही है। जहां भी बत्ती जलती देखे किसी को नहीं पाया तो फौरन बत्ती ऑफ कर देंगे। पंखा चलता देख लिया और किसी को आसपास नहीं पाया तो फौरन बंद कर देंगे। एक बार पानी की मोटर खुली रह गई, अब पता नहीं किसने खोली थी। बहरहाल रह गई तो रहेगी, मगर नहीं साहब, क्यों रह गई? हफ्तों इंक्वायरी रही, चलती रही। बस चलता तो कमीशन बैठा देते। अब बैठे बैठे बेमतलब की चीजों से उलझते रहते। उस दिन खामखा का बखेड़ा खड़ा कर दिया। बाथरूम के फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक कर रही थी।
कास्ट आयरन की पुराने ज़माने की टंकी, कहीं हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आखिर मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ। लेकिन अलादीन का चिराग तो किसी के पास है नहीं कि घिसा नहीं कि जिन हाजिर। बोलिए मेरे आका, क्या हुक्म है? टंकी ठीक करनी है भाई। लीजिए, हो गई। प्लम्बर को पकड़ कर लाना पड़ेगा, वह देखेगा तब बताएगा ना कि क्या गड़बड़ी है। इसी में मरम्मत हो जाएगी, बदलनी पड़ेगी। 102 बार मैं जा चुका हूँ। लेकिन प्लम्बर को तो आप जानते हैं, छोटे मोटे कामों में तो आसानी से राजी नहीं होते। 100 बार दाढ़ी में हाथ लगाओ तब कहीं 70 नखरे करके आएंगे। वैसे ऐसी कोई आफत भी नहीं थी। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर दो, फिर या फिर टंकी का नल नीचे से बंद कर दो। और इन सब की भी क्या ज़रूरत, दूसरा टॉयलेट भी तो है घर में, उसका इस्तेमाल करो तब तक। मगर नहीं, हो गई खब्द सवार इनको कि टंकी ठीक होनी चाहिए। इसी बीच किसी दिन टीवी पर एमसिल का कोई विज्ञापन देख लिया, बस फिर क्या था। बांधी तहमत और गए बाजार, खरीद लाए एक पैकेट, घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर। तभी जाने क्या हुआ, स्टूल पर से पैर फिसला, भगवान जाने क्या हुआ होगा, नीचे आ गए। 3 दिन अस्पताल में पड़े रहे। एक्सरे हुआ तो पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोहे की रॉड डाली जाएगी, तब चलने फिरने लायक होंगे। कम से कम 15,000 का झटका। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीएफ दोनों से लोन अप्लाई कर दिया, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे। बेचूंगा, और रास्ता भी क्या है। अब तीसरा बयान आता है माँ का। माँ का भी बयान सुनिए। आज इनको मरे हुए पूरे 6 महीने हो गए। आज ही के दिन लगभग इसी समय इन्होंने प्राण त्याजे थे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। लाश बाहर निकली। डॉक्टर का कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी इसलिए ऐसा हुआ। अब भगवान जाने। कोई कह रहा था कि बेहोशी की दवा ज़्यादा दे दी, इससे होश नहीं आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था, किसी तरह मान ही नहीं रहा। उसका कहना भी ठीक ही था कि हार्ट पहले से चेक क्यों नहीं कर लिया। हार्ट कमज़ोर था तो ऑपरेशन के लिए थिएटर क्यों ले गए। पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं ना होता ऑपरेशन, उठ बैठ ना पाते, यही ना होता, जिंदा तो रहते। सब ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना ना छोड़ता डॉक्टर को। फंड से कहाँ से पैसा निकाल कर फीस भरी थी बेचारे ने, पूरे 10,000 गिना कर रख दिए। तब ऑपरेशन थिएटर में ले गए उन्हें। डॉक्टर क्या जल्लाद है सब। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी के दौरा पड़ गया। पता नहीं कितने छींटे पानी के मारे लोगों ने, कोई इंजेक्शन भी लगाए शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखा सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे हैं कि जिसको जाना था वह तो चला गया, अब फौजदारी से क्या फ़ायदा। मौत पर किसी का बस आज तक चला है कि आज चलेगा। जिसकी मिट्टी जहाँ लिखी होती है, मौत उसको वहीं घसीट ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में लिखी थी। कहावत कही गई है ना, हिले रोजी बहाने मौत। नहीं तो ना वह हमारा विज्ञापन देखते टीवी पर, ना स्टूल लेकर बाथरूम की टंकी ठीक करने जाते, जहाँ इतने दिनों से बह रही थी, कुछ दिन और बहती रहती। लेकिन मेरे भाग्य में तो यह लिखा था, भोगना सो भोगेंगे। जिंदा थे तो अक्सर कहते रहते कि तुमसे पहले भी मर जाऊंगा मैं। और मैं कहती, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्या मुझे विधवा बनाना चाहते हो जो ऐसे बुरे कर्म किए होंगे? तभी तुम्हारी मिट्टी देखूंगी, नहीं तो औरत की मर्जात इसी में है कि सधवा मरे, मांग में सिंदूर और पाँव में बिछुए पहनकर चिता पर चढ़े। नहीं तो औरत की जिंदगी तो बेकार है। वह कहते, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल औरतों के मरने से आदमी को ज़्यादा कष्ट होता है, आदमी के मरने से औरत को उतना नहीं होता। और फिर तुमको क्या चिंता, तुम्हारा जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी। तुम मर जाओगी तो मुझे कौन पूछेगा? पिंटू को ही देख लो, एक को बात नहीं मानता मेरी। इतनी बार कहा, वक्त से आ जाया करो, घर की जिम्मेदारी समझो। सुनता है भला मेरी? मैं समझाती हूँ, तुमको क्या करना तुम करने दो, हमें तो अपनी 2 जून की रोटी खानी है। चींटी चिड़िया चुगाओ, सुबह शाम बाहर टहलने निकल जाओ। पोता बड़ा हो रहा है, उसे बैठकर पढ़ाओ। बस एक ही चिंता उनको खाई जाती थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। कितनी साध से उन्होंने मकान बनवाया था। जरा सा प्लास्टर उखड़ता था तो उनके कलेजे पर हुक उठती थी। मैं समझाती रही कि मकान में टूट फूट तो लगी रहती है। वे कहते, टूट फूट लगी रहती है, वह तो सही है, लेकिन टूट फूट ठीक भी तो करानी पड़ती है। पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे। चलो खुद से ध्यान ना दे, मेरे कहने से तो दे। मेरी उम्र हो गई है, अब इतना काम नहीं होता मुझसे, जल्दी थक जाता हूँ। मैं कहती, नहीं होता तो चुप बैठो, जैसा हो रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। पिंटू अभी जवान है, क्या समझे दुनियादारी। जवानी में कोई चीज़ की परवाह नहीं करता है। तुम करते थे,
जो तुम्हारा बेटा करेगा उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के बीच बैठकर गपशप लड़ाता है, लड़ाने दो। रात रात भर ताश पत्ता तुम भी तो खेलते थे, लेकिन नहीं, चिंता खाई जा रही थी। अभी से पिंटू का यह हाल आ गया तो भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे मोह माया भी बढ़ रही थी। स्वभाव भी चिड़चिड़ होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के मारे ऐसा था। उस बीमारी में आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है। जो भी हो, ऊपर से तो कभी कुछ पता नहीं चला शक्कर की बीमारी है या नहीं, इलाज हो जाता। पिंटू को भी अफसोस है, ना शक्कर की बीमारी का पता चला पहले से, ना दिल की कमजोरी का। किसी डॉक्टर ने कभी कुछ बताया ही नहीं। आखिर छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर को दिखाने जाते ही थे, उनको तो बताना चाहिए। पहले से पता चलता तो जमकर इलाज हो जाता। मुझको तो लगता है महंगाई खा गई उनको। हड्डी टूटना तो बहाना था, नहीं तो 65-66 की कोई उम्र होती है आजकल। रिटायर हुए तो कितने खुश थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में यार दोस्तों ने ढेर सारे प्रेजेंट दिए थे। रिक्शे पर लदे फदे घर लौटे। चलो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा। ये लोग तो घर पहुंचाने आए थे। सभी कह रहे थे कि आजकल किसी को रिटायरमेंट पर इतने प्रेजेंट नहीं मिलते जितने इनको मिले। दूसरे ही दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लाए और गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी। मुझसे बोले, लो रोज शाम को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिसकर शहद के साथ खाऊंगा। मौसमी फल तो हर वक्त घर में बने रहते। हफ्ते में 2 बार खुद जाकर गोश्त लाते। मुझसे कहते, खूब गलाकर पकाना, मसाला कम डालना, मसाला नुकसान करता है। मैं बनाकर देती तो शौक से बैठकर खाते। कहते, जवानी में तो झीकते भी थे, बुढ़ापे में आराम करूंगा। अब भगवान की दुआ से इतनी पेंशन मिल जाती है कि कभी किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। पिंटू एक बार ना भी दे एक को पैसा घर में तो भी आराम से जिंदगी कटेगी। लेकिन कमी होने लगी। धीरे धीरे चीजों के दाम जोड़े दुने तिगने हो गए। घर का खर्च जो 2-2.5-3 हजार में चल जाता था, 5 हजार भी कम पड़ने लगे इसके लिए। सो एक एक करके खर्च कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुए, फिर गोश्त, तब फल। सुबह जहां दही जलेबी, ब्रेड मक्खन और अंडे का नाश्ता होता था, वह नमकीन पूरी बनने लगी। बाद में तो नाश्ता करना ही छोड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा भी कि पूरी पराठा अच्छा ना लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा मक्खन मंगा दिया करें। बस बिगड़ उठे, बोले, बच्चा हूँ क्या और तुम क्या समझती हो कि इस मारे नाश्ता नहीं करता? अरे अब बूढ़े शरीर को क्या चाहिए? कुछ भी खा लूँ तो शरीर को लगने वाला नहीं बल्कि नुकसान ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में जितना कम खाए उतना ही ठीक। कपड़ों के बारे में तो मैंने कहा ना, खद्दर भंडार से 2-4 कुर्ते पजामे बना लो अपने लिए। अच्छा लगता है कि तुम तहमत पहने बाहर बैठे रहते हो। अब इतना टोटा भी नहीं कि पैसों के नंगे उधारे बैठे रहे। मेरी बात सुनकर एक क्षण चुप रहे, तब बोले, अब इस तन को और क्या चाहिए? कफन चाहिए, सो कोई ना कोई तो डाल ही देगा। क्यों ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो? मैंने कहा तो बोले, मैं अब और ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने या 1 साल। सो वह तो चले गए, मगर इधर पिंटू को पता नहीं क्या होता जा रहा है। उनके मरते ही जैसे उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधे घर आ जाएगा, कमरे में कुर्सी पर बैठा अखबार या कोई किताब पढ़ता रहेगा। कितनी बार मैंने कहा कि शाम को घूम फिर आया करो, दोस्तों के यहाँ चले जाया करो, लेकिन क्या मजाल कि दफ्तर के अलावा कहीं चला जाए। हाँ, दूसरे तीसरे दिन थैला लटकाकर सब्जी लेने जरूर चला जाता है, या फिर सुबह सुबह दूध लेने चला जाता है। पहले दोषी घर पर देकर जाता था, उसे मना कर दिया। कहने लगा इसमें पानी मिला होता है। बात सही भी है। अब दूध दूध लगता है, 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है। नहीं तो पहले मलाई के नाम पर झाग भले निकाल लो, चम्मच 2 चम्मच मलाई आंख आंजने भर की भी नहीं निकलती थी। मिल का पिसा आटा लेना बंद कर दिया। महीने 2 महीने पर बाजार से गेहूँ ले आता है, मैं बीन पछोड़ देती हूँ। पहली बार उसने देखा कि बहू पर बिगड़ने लगा। चौधराइन बनी बैठी हो और मम्मी गेहूँ बना रही है। बहू तुरंत भाग कर आई, लेकिन मैंने मना कर दिया। चलो इसी बहाने थोड़ा हाथ पैर तो चला लिया करूँगी, नहीं तो गठिया ने पकड़ ही रखा है। पिछले कुछ दिनों से और एक बात देख रही हूँ। रात में सोने से पहले नलों की टोटियाँ देखता है कि बंद है कि नहीं। बाथरूम की वह टंकी तो बदल गई है, रसोई के नल में भी नई टोटी लगा दिया। कहीं कोई फालतू बत्ती जल रही होगी तो पंखा चल रहा होगा तो बहू पर बिगड़ने लगेगा। पैसा क्या पेड़ में लगता है जो यह बेकार की बिजली फूकी जा रही है? सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। अभी कल ही परसों की बात है, रात में कुछ खटपट हुई तो मेरी आंख खुल गई। देखती क्या हूँ, दरवाजों के कुंडे सिटकनी टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। मैंने देखा तो मेरा मन अंदर से कांप उठा कि यह तो बुढ़ापे में ये सब करते थे और इसको क्या होता जा रहा है अभी से जवानी में। हे भगवान, दया करना। यह थी एक परिवार की कहानी, एक पिता, पुत्र और माँ का बयान, जो हर परिवार की आत्मकथा है। यह थी कहानी संक्रमण, जिसके लेखक हैं कामता नाथ।